आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 8 का है, प्रश्नमाला 13.2 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। ये अलग अलग होते हैं। सीधा समानुपात, सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, ये अलग अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सीधा जो समानुपात होता है वो कैसा होता है कि मान लीजिए आप एक बक्से में 50 पुस्तक रख सकते हो, तो बताओ 3 बक्से में कितने रखोगे। वैसे ही वैसे के वैसे 3 बक्से में 150 पुस्तकें रखोगे ना। और मान लीजिए अगर बक्से हो 10 बक्से हो, कितने हो 10 बक्से हो तो कितने रखोगे आप, 500 पुस्तकें रखोगे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 कर रहा हूँ तो 50, अगर उसकी जगह ये भी बदल रहा हूँ, ये भी बढ़ा रहा हूँ तो ये भी यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऊपर वाले को बढ़ा रहा हूँ तो नीचे वाला भी बढ़ रहा है। और देख लो यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं सीधा समानुपात। क्या बोलते हैं, सीधा समानुपात, ठीक है ना। या इसको आप बोल सकते हो अनुक्रमानुपाती। क्या बोल सकते हो इसको आप, अनुक्रमानुपाती, इसे आप ये भी बोल सकते हो। अगर यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात, अब यहाँ पे इसमें देखो कैसे कि मान लीजिए एक कोई काम है, कोई भी काम है, उसको ध्यान से देखना, 2 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, उसको 10 दिन में पूरा करते हैं। कोई एक काम है, उसको 2 व्यक्ति 10 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर मैं व्यक्ति की संख्या बढ़ा देता हूँ, मैं 2 की जगह 3 कर देता हूँ, तो बताओ कि वो जो समय है क्या वो भी बढ़ेगा। इसको ध्यान से देखना, अगर मैं 2 की जगह 3 व्यक्ति करता हूँ, कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति है वो काम 10 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं 1 व्यक्ति और लेकर आ जाऊँ तो व्यक्ति कितने हो गए, 3। तो 3 व्यक्ति क्या बताओ, उसे 10 दिन में करेंगे या उसे ज़्यादा दिन में करेंगे या उसे कम दिन में करेंगे। तो पहले जो काम 2 व्यक्ति से 10 दिन में हो रहा था, वो 3 व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। 3 व्यक्ति 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर मैं व्यक्ति की संख्या कर दूँ 5, तो बताओ कि काम कम दिन में होगा या ज़्यादा दिन में। पहले 8 दिन में हो रहा था, अब कितने में हो जाएगा वो, मान लीजिए 4 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है, एक को बढ़ाने पे दूसरा क्या कर रहा है, अपने आप घट रहा है। तो उसे बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात, या इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं इसे हम, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब आपको ये समझना है कि ये कौन सी क्वेश्चन में कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। तो ये जो चैप्टर है 13.2, ये इसके ऊपर है। ये तो हमने कर लिया था, अब ये है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखना है कि किस तरह इसके क्वेश्चन होते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। कौन जो है वो प्रतिलोम अनुपात में है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो वो बताना आपको। तो मुझे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, क्या ये व्युत्क्रमानुपाती है यानी प्रतिलोम अनुपात है, या सीधा यानी अनुक्रमानुपाती है। तो देखो मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति है, मैंने अभी आपको उदाहरण देके ही बताया था, व्यक्ति और समय। किसी काम को 10 व्यक्ति कर रहे हैं 2 दिन में, 10 व्यक्ति 2 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ अगर व्यक्ति की संख्या मैं बढ़ा के कर दूं या घटा के कर दूं 5 व्यक्ति, तो क्या दिन बढ़ेंगे या घटेंगे, दिन
देखो ध्यान से देखना, 10 व्यक्ति उसी काम को 2 दिन में करते तो 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? मान लीजिए उसको यहाँ पे 4 दिन देख लीजिए, यहाँ पे 4 दिन। तो देखो एक को घटाने पे दूसरा बढ़ रहा है या एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है, तो उस स्थिति में होता है व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रतिलोम अनुपात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती, ये होगा यहाँ पे। जहाँ पे एक बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है या एक घटाने पे दूसरा बढ़ रहा है, वहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। और जहाँ पे एक बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, या दूसरा बढ़ाने पे पहला भी बढ़ रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे एक समान चाल। समान चाल का मतलब है कि एक स्पीड, कोई गाड़ी चलती है, वो एक स्पीड से किसी यात्रा में लिया गया समय, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर चाल है, एक समान चाल है, चाल क्या है? एक समान है, तो लिया गया समान। तो दूरी, और देखो ध्यान से, समय और दूरी, चाल वही है, स्पीड वही है कि 40 किलोमीटर की स्पीड में, यानी चाल मान लीजिए यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कोई वाहन है वो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, समान चाल है। अगर वही यहाँ पे 1 घंटा, अगर वही 3 घंटे में जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अगर 5 घंटे में जाएगा तो 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो एक बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तीसरा देखो यहाँ पे, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्षेत्रफल और यहाँ पे फसल। देखो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल हो मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर और फसल होती है उस पर 500 kg, कोई भी है, ठीक है, या 1500 kg। क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर, फसल होती है 500। क्षेत्रफल हो अगर 200 मीटर स्क्वायर तो फसल कितनी होगी? 3000 kg होगी ना। और मान लीजिए क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर तो फसल कितनी होगी? 4500 kg होगी ना। तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ा रहा हूँ तो ये भी बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है? सीधा अनुपात यानी अनुक्रमानुपाती। ये आपको थोड़ा सा देखना है। इसमें देखो आप एक निश्चित, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना, निश्चित यानी फिक्स है, उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। एक निश्चित यात्रा है, यात्रा मतलब किसी स्थान से इस स्थान पे जाना निश्चित है कि यहाँ तक ही जाना आपको, इससे आगे न जाना है, ठीक है। मैं लिया गया समय और वाहन की चाल, समय और वाहन की चाल। तो यहाँ पे देखो समय, अगर वो समय फिक्स है कि इसमें आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाओ, तो यहाँ पे चाल, यहाँ पे क्या हो गया? चाल, और यहाँ पे हो गया समय। तो अगर आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चलाओगे तो आपका समय होगा 10 घंटा। इस दूरी को तय करने में 10 घंटे समय लगेगा। अगर आप उसे ही बढ़ा के 50 किलोमीटर कर देते हो, चाल को बढ़ा के 50 किलोमीटर कर देते हो, तो क्या समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? यानी पहले 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाती थी, अब 50 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी। तो मुझे बताओ ये कम होगा या ज़्यादा? यहाँ पे जो भी आएगा वो कम होगा। तो माना यहाँ पे समय होगा 8 घंटे। तो यहाँ पे देखो, एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है ना, माइनस हो रहा है, एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है। तो उस स्थिति में होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, कर सकते हो। इसका अंतिम क्वेश्चन देखो आप, पहले का, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। इसको भी आप थोड़ा सा समझो। कोई देश है, उसकी जनसंख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भूमि फिक्स है, भूमि तो फिक्स है ना, कि भूमि को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। जो मान लीजिए
एक ज़मीन है उसका जो क्षेत्रफल है, मैं आपको सारणी बना के बता देता हूँ। यहाँ पे आ गया भूमि का क्षेत्रफल और यहाँ पे संख्या व्यक्तियों की। मान लीजिए 500 व्यक्ति किसी क्षेत्रफल है जैसे 100 मीटर स्क्वायर पे रहते हैं, तो अब उसकी जनसंख्या हो गई 1000 हो गई ना। तो अब मुझे बताओ कि उसी ज़मीन या भूमि पर वो रहेंगे तो क्या सबको कम होगी ना, मतलब प्रत्येक को कितनी आ रही वो आपको देखना है। तो कम होगी ना, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो कम होगा। तो यहाँ पे एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है ना, घट रहा है, तो इसका मतलब है तो यहाँ पे भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। बस यही आपको इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, यहाँ पे एक टेलीविज़न गेम शो में, एक टेलीविज़न का गेम शो है, उसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। जितने विजेता होंगे उसमें समान रूप से होगी, चाहे एक विजेता होगा तो 1 लाख रुपए, 2 विजेता होंगे तो 50-50 हज़ार रुपये, ऐसे, ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक में समान। निम्नलिखित सारणी को पूरा करने के लिए पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब जैसे ये यहाँ पे बढ़ रही है, देखो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 से 2 हो रही है, जब दोनों बढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती, यानी सीधा अनुपात, समानुपात। और जब एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है तो उसे बोलते हैं हम व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं कि ये अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। देखो जब एक विजेता था तो 1 लाख, जब 2 थे तो 50,000 रुपये, तो यानी एक को बढ़ाने पे दूसरा अपने आप घट रहा ना, 1 लाख से 50,000 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक व्यक्तिगत विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार की जो धनराशि है विजेताओं की संख्या के क्या है, यहाँ पर बढ़ रही है, एक को बढ़ाने पे दूसरी घट रही है, तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है ना। आपको ये लिखना है, क्या लिखना है कि अतः एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की जो धनराशि है वो विजेताओं की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देखो जो पहला जो चैप्टर था 13.1, उसमें हम कैसे करते थे कि देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता था कि उसमें आपको सिंपल ऐसा करना पड़ता था कि यहाँ पे अगर ये नहीं दे रखा है, मान लीजिए एक, ये दे रखा 1/1 लाख और इसमें 4, और इसकी जगह नहीं दे रखा तो इसकी जगह हम x मान लेते थे, ऐसे करते थे ना सारणी में। और फिर क्या करते थे, इस ऐसे लिखते थे इसको और इन दोनों को बराबर लिखते थे क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टे हैं, क्या है, एक दूसरे के पूरक के। तो देखो कैसे करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना। अब आपको ये तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। ये आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि 1 ये जैसे दे रखा है 1 लाख, इसको और बराबर में करना है 4 × x, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इन दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा और इन दोनों को करना पड़ेगा, फिर बराबर करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, इनको बटा में करते थे, फिर वज्र गुणा करते थे। अब इसको दोनों को आपस में करना है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में गुणा करके फिर बराबर में तो करना है, लेकिन यहाँ पे गुणा में करना है। क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला दे रखा है यहाँ पे, जैसे मैं इसको ही लेके करता हूँ, क्या है दे रखा है यहाँ पे 1/1 लाख। तो इसकी जगह मैंने मान लिया x, y, z, p और q। तो मैं सब में ये लेके करना, तो 1/1 लाख और ये लेके कर रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है, 4/x। तो अब आपको क्या करना, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 1/1 लाख बराबर 4 × x, ऐसे करना, ठीक है ना। बस पहले क्या करते थे, इनको वज्र गुणा करते थे, लेकिन अब की बार इसमें वज्र गुणा नहीं करना है। तो 1 लाख को 1 से गुणा किया तो 1 लाख बटा 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ गया बराबर x। 4 से काट दो, ये कितनी बार 2, उसके बाद यानी 5,
फिर 3 जीरो यानी 25,000। एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे 25,000। अगला देखो आप यहाँ पे दूसरा वही लेके करना 1/1 लाख। चाहे तो आप ये भी लेके कर सकते हो 2/50,000। अब 4 कितना है 25,000, तो ये भी लेके कर सकते हो। बराबर करना है 5/y के। तो अब 1 इंटू 1 लाख बराबर 5 इंटू वाई, तो ये 1 लाख हो गया बराबर y, और इसके नीचे क्या आ गया 5। अब इसको सरल कर दो आप, 5 दूनी 10, फिर 4 जीरो हैं 20,000। y का मान कितना आ गया यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। तीसरा क्या है यहाँ पे 1/1 लाख बराबर 8/z करना है। तो अब गुणा करो 1 इंटू इन दोनों को आपस में गुणा करना है, फिर बराबर इन दोनों को आपस में गुणा करना। अब यहाँ पे हो गया ये 1 लाख बराबर 8 इधर गुणा में इधर भाग में आ गया, और यहाँ बचा z। कर दो इसको सरल, 8 का भाग दिया 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचा 40, और ये 2 जीरो यानी z का मान 12,500 रुपये। अगला क्या है यहाँ पे 10/p और 20/q। तो यहाँ पे देखो चौथा 1/1 लाख 10/p और 5 है 1/, सब में ये लेके करना आपको। चाहे तो आप ये भी लेके कर सकते हो 2/50,000, कोई भी लेके कर सकते हो, ठीक है ना। और 20/q इसमें सरल करना, देखो पहले इन दोनों को गुणा कर दो 1 इंटू 1 लाख और 10 इंटू p। अब ये तो गुणा करने पे कितना हो गया 1 लाख हो गया, और 10 इधर गुणा में इधर भाग में आ गया बराबर यहाँ पे p 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 10,000 यानी 4 जीरो बचे, ठीक है ना। 10,000 बचा बराबर p, तो p का मान कितना आ गया 10,000। इसमें देखो आप 1 इंटू 1 लाख बराबर 20 इंटू q। अब 20 इधर पहले इसको सरल कर दो, यहाँ पे हो गया 1 लाख हो गया, और 20 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा बराबर q बचा, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा इसको 5 और ये 3 जीरो, ठीक है ना, क्योंकि 1 जीरो से पहले ही कट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 5,000 बराबर q। तो q का मान कितना आ गया यहाँ पे 5,000। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 25,000, 12,500, फिर 10,000, फिर 5,000, यानी घट रहा है ना। तो एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा, तो ये दिख रहा है आपके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। तीलिया या डंडिया बोल सकते हो, एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियाँ इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी दो क्रमागत यानी लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार तीलियों के युग्म यानी जोड़ों के बीच के कोण बराबर हैं। तो अब इसमें 2 तीलियाँ लगा रहा, एक और ये 2 तीलियाँ, तो इनके मध्य का जो जैसे यहाँ पे है, ये यहाँ पे तीलियाँ है 1 2 3 4 तीलियाँ, कितनी है 4 है इसके अंदर, 1 2 3 और 4 तीलियाँ इस प्रकार। तो ये इन दोनों के बीच में जो कोण है, किन्हीं भी दो क्रमागत तीलियों के मध्य कोण बराबर है। तो इसमें आपको सारणी दे रखी, देखो निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो देखो जैसे मैं 4 तीलियाँ यूज कर रहा हूँ, तो प्रत्येक के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है इस तरह का। 6 कर रहा हूँ तो 60 डिग्री बन रहा है। अब 8 करूँगा तो मान लीजिए मैंने x, 10 करूँगा तो y और 12 करूँगा तो z। तो मैंने अभी आपको जो पिछला क्वेश्चन था वैसे इसमें काम करना है कि या तो आप इसके बराबर ले लो या आप इसके बराबर ले लो, इसके बराबर ले लो या इसके बराबर ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, या तो आप 4, जैसे इसको 4/90 बोलना है। तो पहला देखो 4/90 डिग्री या 90, फिर बराबर इसको आप ले सकते हो 8/x, या आप 6/60 बराबर 8/x ले सकते हो। अब इसमें क्या है, देखो पहले देखो व्युत्क्रमानुपाती है या अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती है, देखो बढ़ रहा है, और यहाँ पे 90 फिर 60 घट रहा है, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये ऐसे ही होता है ना कि 4 × 90, 4 और 90 को गुणा कर दिया, और 8 × x ऐसे करना है।
अब 8 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 4 इंटू 90 बटा 4 8 है ना, क्योंकि ये गुणा में तो इधर भाग में आ गया, बराबर x। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये 45। तो x का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पे x की जगह 45 डिग्री। दूसरा देखो आप यहाँ पे, अब आप ये भी लेके कर सकते हो 6 बटा 60 ये, और 10 बटा y ये भी लेके कर सकते हो। ध्यान से देखो, 6 और इंटू 60 इनको गुणा करना है, 10 इंटू वाई इनको गुणा करना है, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो 6 इंटू 60, 10 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, बराबर y। 0 से 0 कट गया और 6 को 6 से गुणा किया तो 36। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे, 36 डिग्री। कुछ भी लेके आप कर सकते हो। तीसरा देखो यहाँ पे, अब आप 10 y का मान कितना आया था, y का मान 36 आया ना, तो आप ये भी लेके कर सकते हो 10 बटा 36। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये भी लेना है, ये भी लेके कर सकते हो 10 बटा 36 और 12 बटा z। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 10 इंटू 36 बराबर 12 इंटू z। 12 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे। देखो आगे करता हूँ मैं, 10 इंटू 36 बटा 12 बराबर z। 12 कम 12, 12 36, ठीक है। अब 10 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 30 आ गया ना। तो z बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 30 डिग्री। कुछ भी लेके करना आपको, लेकिन करना है इसी तरीके से, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। अब इसमें कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, देखो ध्यान से देखना। क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें क्या दे रखा आपको, देख रहे हो कि ऊपर जो बढ़ रहा है नीचे घट रहा है, तो जब एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात, या उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब आपको इसमें क्या लिखना है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपको ये लिखना है, हाँ तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 15 तीलियों वाले, हमने यहाँ पे 12 तक किया था, कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए, यानी कोण ज्ञात करना। अगर यहाँ पे देखो आगे 12 की जगह आगे 15 हो गया तो इसको हम मान सकते हैं। तो कोई भी ले सकते हो आप, 12 तक कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 बटा 90 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या ले रहा हूँ कि 4 तीलियों को यूज करने पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 15 तीलियों को यूज करने पे कितना बनेगा, तो कम ही बनेगा ना। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 90 बराबर 15 इंटू एक्स, आपस में ही गुणा करना है। अब 4 इंटू 90 बराबर ये 15 इधर नीचे आ जाएंगे, किसमें, भाग में आ जाएंगे, गुणा में थे 15 और यहाँ पे 15 छक्के 90। तो 4 इंटू 6 बराबर एक्स, 6 चौक 24 डिग्री, यानी x, यानी जब हम 15 तीलियों का उपयोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोण प्रत्येक के बीच में 24 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। इसका अंतिम क्वेश्चन देखो तीसरा, कि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण आपको दे रखा 40 है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। देखो ध्यान से देखो कि 4 तीलियों का उपयोग करने पे प्रत्येक के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, x मान लिया, जिससे कि प्रत्येक का बीच में कोण 40 हो जाए। जब 4 का यूज करने पे 90 बन रहा है तो 40 का बनेगा जब ज़्यादा यूज करेंगे ना। तो एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा कि नहीं हो रहा ना, तो वैसे ही होगा। तो वही काम करना, 4 इंटू 90 बराबर x इंटू 40। अब 4 इंटू 90, 40 इधर किस में, गुणा में, तो इधर भाग में आ जाएंगे, बराबर x, 0 से 0, 4 से 4 कट गया, तो 9 बराबर x, यानी 9 क्या आ गई, 9 तीलियाँ, ठीक है ना। ये इसमें आपको करना है। तो बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को
कोई डिब्बा है उसकी मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, कुल बच्चे 24 है उसमें बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। ठीक है, और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। तो देखो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, पहले इसमें आपको कैसे भी करना है तो इसके अंदर आपको सारणी बनानी पड़ेगी ये क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें देखो आप बच्चों की संख्या नीचे लिखना है, इसमें तो आपको बच्चों की संख्या लिखनी है। उसके बाद इसमें लिखना है प्रत्येक बच्चों को दी गई मिठाई की संख्या, मिठाई की प्रत्येक बच्चों को दी गई मिठाई की संख्या। अब यहाँ पे देखो 24 बच्चे हैं, ठीक है, जब मिठाई बांटते हैं तो प्रत्येक को कितनी मिलती है, प्रत्येक को 5 मिठाई मिलती है। ध्यान से देखना, जब 24 बच्चे को बांटते हैं तो 5 को मिलती है। अगर 4 की कमी यानी कम होते हैं तो 20 हो जाते हैं बच्चे। तो मुझे बताओ जब 24 थे तो 5 मिल रही थी, जब 20 थे तो प्रत्येक को कम मिलेगी या ज़्यादा। यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, कम या ज़्यादा, वो आपको सोचना है कम है या ज़्यादा। 24 बच्चों को 5 मिलती तो 20 को यानी ज़्यादा मिलेगी ना मिठाई, तो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। तो देखो एक कम कर रहा हूँ तो दूसरा बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, तो 5 से ज़्यादा होगा तो बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसको कैसे करना है 24/5 और 20/x, इस तरह इसको करना है। फिर इन दोनों को आपस में गुणा करना है, 24 × 5 बराबर 20 × x। ठीक है, अब 24 × 5, 20 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, 20 बराबर x, 5 एकम 5, 5 चौक 20, क्या बचा ऊपर 24 नीचे 4 बराबर x। तो 4 का भाग 24 में 6 बार, तो 6 चौक 24 x, यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब 6 क्या है, मिठाई है ना, तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशु है उसके लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो ये भोजन कितने दिन पर्याप्त रहेगा। तो देखो सारणी बनाओ, पशुशाला में पशु की संख्या, ठीक है, सारणी बना के इसको आपको सरल करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। फिर यहाँ पे पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन का समय, कितने पशु है 20 पशु है, कितने पशु 20 पशु है, वो खाना उनके लिए कितने दिन का है 6 दिन का है। ध्यान से इसको समझना है, 20 पशु है वो खाना उनके लिए 6 दिन का है। तो यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएंगे, 20 तो पहले से ही थे, 10 और आ गए यानी 10 प्लस और हो रहे ना, 20 तो पहले से 10 और हो रहे, तो कितना हो गए टोटल 30। तो अब बताओ ये खाना कम दिन होगा, कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन। पहले 6 दिन चल रहा था 20 पशु के लिए, अब 30 पशु के लिए क्या बताओ, 30 पशु के लिए वो खाना 6 दिन से ज़्यादा दिन चलेगा या 6 दिन से कम। तो कम ही चलेगा ना, यहाँ पे कुछ भी हो वो कम चलेगा, यहाँ पे कम दिन होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो एक बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा घट रहा है, 6 से कम होगा ना, तो यहाँ पे कौन सा होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे करना है कि 20/6 ऐसे लिखना है, फिर 30/x, फिर इनको आपस में गुणा करना है आपको। कैसे देखो ध्यान से देखो, 20 × 6 बराबर 30 × x। अब 30 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, 20 × 6/30
बराबर x, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 बराबर x यानी 4x। तो x का मान कितना आ गया, 4 दिन। तो कितने दिन चलेगा, 4 दिन। ठीक है ना, ये आपको करना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।